आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। और आज बातचीत होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक हवाई अड्डे का, कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और ये एक बहुत ही बड़ा हवाई अड्डा है और इंटरनेशनल जो बुद्ध सर्किट है उसकी तरफ इशारा करता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त विकास की तरफ ये तमाम प्रोजेक्ट रखे गए। प्रधानमंत्री जी ने कई सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जो विकास की तरफ ले जाती हैं और ये साबित करती हैं कि डबल इंजन की सरकार यूपी में चली है और विकास हुआ है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ी पहल के तौर पे देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही वहाँ कई और सारे विकास के प्रोजेक्ट रखे गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण है मेडिकल कॉलेज। उसका भी शिलान्यास किया गया जो 2022-23 के शिक्षा सत्र से काम करने लगेगा। तो अब ये विकास के कामों की जो झड़ी है वो रोज़ हम लोगों को सुनाई देगी, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई और बहुत सारे जो काम हुए हैं वो गाहे बगाहे मिलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार ने माफिया को मजबूर किया है माफ़ी मांगने के लिए। यानी इशारा यह था कि अपराध को खत्म किया गया, माफियाओं को जेल में डाला गया या उनको मजबूर किया गया कि वो प्रदेश से बाहर रहें। तो एक डबल इंजन की सरकार एक विकास की परिधि के सामने उन्होंने रखा और विपक्ष पर भी उन्होंने हमला किया और ये कहा कि 2017 से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो प्रदेश के लिए ठीक नहीं थी और उसको रोका। केंद्र के पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, उसको ठीक किया योगी जी ने। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कानून व्यवस्था की, उसको दुरुस्त किया और उसी का असर आज आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जो इतने बड़े बड़े हवाई अड्डे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बन रही थी। तो आज बातचीत इसी पे होगी। लेकिन इस बीच में आगरा में एक घटना हुई जिसको लेकर के प्रियंका गांधी वहाँ जाना चाहती थी। उनको पहले लखनऊ में रोक लिया गया, हिरासत में रखा गया, लेकिन अब फिर उनको अनुमति दे दी गई है जाने के लिए। तो इस तरह के बीच बीच में राजनीतिक घटनाक्रम भी होते रहते। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं नलिन कोहली जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के वकील होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी और शरद प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले नलिन कोहली जी, आज प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार का पूरा विस्तृत विवरण दिया और बहुत सारे काम गिनाए जो ज़मीन पे दिखाई दे रहे हैं। किसानों को पैसे ट्रांसफ़र की बात हो या हवाई अड्डे की बात हो, मेडिकल की कॉलेज की बात हो, तमाम है। लेकिन विपक्ष अब भी आरोप लगाता है कि कानून व्यवस्था पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ख़राब हुई और आगरा की घटना हुई। अब उसमें प्रियंका गांधी को पहले जाने नहीं दिया गया, उनको रोका गया, फिर बाद में उनको अब हिरासत में लेने के बाद अनुमति दे दी गई कि वो जा सकती हैं 4 लोगों के साथ। तो विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। एक तरफ ये विपक्ष का आरोप रहता है, दूसरी तरफ अगर आप याद करें तो योगी जी की सरकार के आने के बाद माफिया और गुंडा राज पर वो वार हुआ कि माफिया खुद जो है माफी मांगने पे उतर आए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अपने भाषण में भी कहा, कुछ ऐसे माफिया के लोग थे वो आकर सरेंडर कर गए और बोले जी हमें जेल में ले लो, क्योंकि हम जो है बाहर जो है भागेंगे तो हम लोग सुरक्षित अपने आप को अब नहीं पाते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि पहली सरकार के चलते, जिसे सामान्य रूप से गुंडा राज के रूप में कहा जाता था, तो उस सरकार के चलते उनको एक खुली छूट मिली थी, कुछ भी हो सकती थी। तो कानूनी व्यवस्था को लेके ये टिप्पणी जो है काफी प्रासंगिक भी है और सत्य और तथ्यों पे आधारित है। दूसरी तरफ देखिए, विपक्ष जो है कहीं पर भी राजनीतिक गतिविधि कर सकते हैं और राजनीतिक गतिविधि लोकतंत्र में चलता है और ये स्वाभाविक भी है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन किसी भी विषय पर उसका राजनीतिकरण करते हुए यदि या करने से वहां जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, स्थिति है, वो अगर हिल जाए या वहां पर कुछ और उससे नुकसान हो, तब सरकार के पास भी अधिकार होता है, एजेंसी जो है पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो रोक लगाए। एक उदाहरण के लिए, कहीं पर भी यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां शांति भंग होने की चिंता आ सकती है और वहां राजनीतिक नेता या कोई व्यक्ति जाता है और भड़काऊ भाषण देता है, तो उससे सुधार तो नहीं होगा ना स्थिति में। उस स्थिति में और कोई माल संपत्ति व्यक्ति को हानि पहुंचे तो इसको रोकने के लिए भी कानून व्यवस्था की उसका एक दायित्व है। तो उस रूप से राजनीतिकरण करने का
प्रयास जहां शांति पर कोई असर हो तो उसे रोकने के लिए सरकार जो है और पुलिस प्रशासन अक्सर ऐसे कदम उठाकर लोगों को रोकती है, या तो कहते हैं मत जाइए, अगर जबरदस्ती करे तो हिरासत में ले लेते हैं। ये तंग करने के लिए नहीं है, पर वहां शांति रखने के लिए जरूरी है। तो मैं मानता हूं इन दोनों चीजों को उस पहलू से देखेंगे तो शायद ये ज्यादा उचित होगा। जी सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आगरा जाना ही था प्रियंका जी को तो फिर ये काफिला लेके जाने की क्या जरूरत थी? बाद में उनको 4 लोगों के साथ इजाजत दे ही दी गई। हर चीज में फिर पहले ये सब इतना सीन क्रिएट करें और बाद में अनुमति लेके चले जाएं, ये क्या है भाई? और जाति ढूंढ लेना उसमें। नीरज भाई कहते हैं ना कि तुम्हारे खत में वो नया सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। वो कत्ल करके हम ही से पूछते हैं ये कत्ल किसने किया, ये काम किसका था। सरकार खुद में क्या धारा 144 लगी है? अगर हम जा रहे हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, सरकार रोक रही है बगैर धारा 144 लगे, क्या ये उचित है? क्या भारत के नागरिक को लखनऊ से आगरा जाने की इजाजत नहीं, मृतक के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं है? कितना काफिला जा रहा था, जरा आपने देखा था उस काफिले को? सुरक्षा की 3-4 गाड़ियां थी और प्रियंका गांधी जी 3-4-5 नेता थे, उसमें कौन सी दिक्कत थी? अब 100 जूते भी खा रहे हैं, 100 चूहे भी खा रहे हैं, उसके बाद अब भी तो भेज रहे हैं ना। आप हमको बताइए कि सरकार क्या छुपाना चाहती है? कस्टडी में डेथ हो रही है, सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही। मनीष गुप्ता गोरखपुर में मारा जा रहा है, पूरा का पूरा पुलिस का अमला फरार है, ठाकुर जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में पकड़ा गया है, सरकार उस पर चर्चा नहीं कर रही। सरकार और उसके समर्थक लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि साहब वो प्रतिपक्षी नेता क्यों जा रहे हैं, थार की मार से किसान कुचले जा रहे हैं, सरकार और उनके समर्थक लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे किसान क्यों मर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि साहब वहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता क्यों जा रहे हैं। अरे सांत्वना देने के लिए आप 2014 से पहले नहीं जाते थे क्या? कानून व्यवस्था बिगड़ जाती थी क्या? आगरा में कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ जाएगी, कोई बताएगा? सच बात यह है कि यह सरकार आतताइयों की सरकार है, आतताइयों को संरक्षण देती है। यह सरकार गुंडों की सरकार है, यह सरकार खुद माफियाओं की सरकार है। इस सरकार में कहते हैं कि सरकार स्वयं माफिया है, तो दूसरा माफिया कैसे रह पाएगा? इस सरकार में जो भी गुंडे मवाली बदमाश भाजपा में कमल छाप साबुन से धुल करके हो जाते हैं, वो समाज सेवी बन जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी का बयान है, जितेंद्र सिंह बबलू जो रीता बहुगुणा जी जो भाजपा की सांसद है, उनके घर को जलाने का दोषी भाजपा में जब आता है तो उसका स्वागत समाज सेवी के रूप में किया जाता है। एक तस्कर, महिलाओं का हत्यारा आरोप जिस पे लगा हुआ, एक ऐसा शख्स जिसने शराब की तस्करी करता, बाकी तस्करी करता हुआ पकड़ा गया खलीलाबाद में, उसको वो सरकार कहती है कि साहब ये समाज सेवी है, ये भारतीय जनता पार्टी का वो है क्या नाम। और दूसरा किसानों की बात कर रहे हैं आदरणीय नलिन कोहली जी, बड़े अच्छे इंसान है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत प्रख्यात वकील है, हो सकता है इनकी सरकार हमारे ऊपर मुकदमे लगाए तो हमें भी इन्हीं के पास आना पड़े। अरे भाई कहते हैं ना, भाजपा इस कदर किसान पे एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। 22,000 क्या नाम रुपए पर एकड़ की आपने बढ़ा दी और उनकी उपज, और कह रहे किसान की सम्मान निधि प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा रुकिए, 22,000 आप डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, आप यूरिया का दाम बढ़ा रहे हैं, डीएपी का दाम बढ़ा रहे हैं, तिगुना कर रहे हैं, डीजल 100 रुपया कर दे रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं किसानों को सम्मान मिल गया। आप कह रहे किसानों को, किसान 10 महीने से अपने काले कानून को वापस लेने के लिए सड़क पे। जी सुरेंद्र जी जवाब ले लें, बहुत सारी बातें आपने कह दी, अब जवाब ले लेना एक एक करके, बहुत सारी बातें आप कह चुके हैं। नलिन जी सर जवाब दीजिए। नलिन कोहली जी तो भले इंसान है। हाँ तो जवाब देंगे ना नलिन जी सर, जवाब पहले नहीं, मैंने सुरेंद्र जी की बातें सुनी ध्यान से। सुरेंद्र जी पहली बात तो कहना चाहूंगा कि एक सज्जन व्यक्ति आप हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और मुझे नहीं लगता है आपको कभी वकील की जरूरत पड़नी चाहिए। हम तो आशा यही करेंगे कि किसी को वकील की जरूरत ना पड़े, ऐसी कठिनाई किसी पे भी ना आए। योगी जी कुछ भी कर देंगे। दूसरी बात, वापस डिबेट पे अगर हम आ जाएं, वापस डिबेट पे आ जाएं, तो देखिए ऐसा है, जो आपने प्रश्न पूछा नीरज जी, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि काफिले लेने की क्या आवश्यकता पड़ती, काफिला की जरूरत क्यों पड़ी। अब इसको अलग अलग पहलू से देखा जा सकता है। सत्य क्या है ये शायद सुरेंद्र जी ही बता पाए कि या तो एक विश्वास की कमी होती है कि भाई मैं अगर वहां अकेला या अकेली खड़ी हो गया या हो गई तो मुझे कोई शायद ना पहचाने भीड़ की आवश्यकता है।
दूसरी बात होती है कि पार्टी को भी दिखाना पड़ता है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस की चिंता है कि 2 चुनावों में लुप्त और गुप्त की स्थिति में हो गए हैं वो, तो इसीलिए चलिए कम से कम लोगों को एक हम संदेश तो भेजे कि शायद एक पार्टी है, 10, 12, 15 गाड़ियां दिखेंगी तो काफिला हमें लगता है कि नहीं, एक संगठन भी शायद है। तो मतलब इनके कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं। अब इस कौन सा सत्य है और कौन सा असली पहलू है, ये तो सुरेंद्र जी ही इसकी जानकारी दे पाएंगे। तीसरी बात, यदि 4 लोगों को जाना ही था बाद में, तो पहले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आखिर गए ही सही ना, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। सरकार ने क्या छुपाया? पहले एक बड़ा काफिला जा रहा था, अब 4 लोग जा रहे हैं, जा ही रहे हैं ना। तो इनकी नेता जो है प्रियंका जी यदि जा रहे हैं 4 लोगों के साथ, तो सरकार ने कहां रोका? तो मुझे लगता है जो मैंने पहले कहा उस बात को दोहराना चाहूंगा कि बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक व्यक्ति, नेता, लोकतंत्र में उनकी अपनी एक पहचान होती है, वो कार्यशैली उनकी होती है जाकर समाज में मिलना। लेकिन उस कार्यशैली में कहीं पर भी ये कि शांति भंग हो जाए, वहां जहां जा रहे हैं उस स्थिति में कोई सुधार की जगह बिगड़ जाए स्थिति, इसकी अनुमति कभी भी प्रशासन नहीं देगी, नहीं देनी भी चाहिए, सरकार जिसकी भी हो। और हम सबका एक देश के प्रति और इंसानियत के प्रति दायित्व है कि कोई स्थिति बिगड़े नहीं, जिससे किसी व्यक्ति को, आखिर हमारा ही कोई भाई बहन भतीजा बंधु कुछ भी हो, हमारे नागरिक हैं, हम सब एक हैं उस हिसाब से भारतीयों के रूप में, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक चिंता सबको, सबके ऊपर ये दायित्व है। जी राजपूत जी, बहुत छोटा जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा। मैं बड़ी नलिन जी को असल बात दिल्ली बैठे हुए हैं, तो मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये सच्चे इंसान है। आपको बताऊं नलिन जी, जब पुलिस ने रोका, हिरासत में लिया, तब श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को 4 आदमियों के साथ जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, ऊपर से इजाजत नहीं है। हिरासत में लेके पुलिस लाइन ले आए थे। हम तो वहीं से जा रहे थे 4 लोगों के साथ। हम कानून को तोड़ने वाले नहीं, हम तो संविधान बनाने वाले हैं, हम तो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अराजक लोग नहीं है, संविधान के विरोधी लोग नहीं। लेकिन ये सरकार इस तरीके की है, कस्टडी में डेथ कराएगी ये सरकार, पुलिस से हत्या कराएगी ये सरकार, पुलिस वाले मारे जाएंगे इस सरकार में, 8 पुलिस वाले, और उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, और उसके बाद आरोप लगेगा विपक्षी नेताओं के ऊपर। ये सब बंद करिए नलिन जी, इसको मानिए। आप जैसा अगर कोई मुख्यमंत्री होता ना, तो ये सब परेशानियां ही नहीं होती, हत्याएं होती हैं। हो गया सर, हो गया। अब मैं खराब कानून, और मैं भी निवेदन करूंगा सुरेंद्र जी उसको सही तरीके से किया जाता है। और प्रियंका गांधी जी पहचान की मोहताज नहीं है। 166 देशों में योगी जी को, मोदी जी को और अमित शाह जी को संयुक्त रूप से रख लीजिएगा, और एक तरफ गांधी परिवार के किसी सदस्य को रख लीजिए। लोग ज्यादा जानते हैं देश की, अब तो बात छोड़ दीजिए। इस गांधी परिवार पहचान। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, संविधान बनाने की बात जो सुरेंद्र जी ने कहा, आपातकाल जैसे संविधान बनाने की कृपा कभी भी कोई इस देश में ना करे, जो आपने 1975 में किया था। जी सर, अघोषित आपातकाल जो आपने 2014 राजपूत जी रुकिए भाई, रुकिए, अब रुकिए, रुक जाइए पूरे देश। राजपूत जी रुक जाइए। अच्छा, एक छोटा सवाल राजपूत जी, ये बताइए कि वो जो 4 लोग गए उसमें से प्रमोद कृष्णम जी भी गए हैं, है ना? जी गए। अच्छा, वो कुछ दिन पहले वो शिवपाल जी के साथ भी दिखे थे उनके रथ में, वो क्या था? मतलब कुछ, मैं ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। हम लोग अगर व्यक्तिगत रूप से अगर शिवपाल जी के पास जा रहे, शिवपाल जी से व्यक्तिगत संबंध है, वो एक राजगुरु के रूप में शिवपाल जी उनको मानते हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत, मतलब जानकारी लेने में भी दिक्कत आप, मैं तो जानकारी ले रहा हूँ। राजनेता के साथ साथ हमारे राजगुरु भी हैं। नहीं ठीक है, आपके राजगुरु हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जानकारी के लिए पूछ रहा था कि कुछ दंड, वो धर्म दंड लिए हुए हैं। जो लोग भी पाप करेंगे उनका नाश करेंगे। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, पाप का तो नाश होना ही चाहिए। समाजवादी पार्टी के वर्मा जी हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी, अब ये तो वाली बात अलग हो गई, लेकिन विकास के काम पे, जिस पे असली चुनाव होना चाहिए, हो रहा है, या उसकी बात होनी चाहिए, जो मैं इस डिबेट को करना चाहता, लेकिन चूंकि बीच में एक प्रियंका जी वाला प्रसंग था तो उस पर बातचीत हो गई है। एक नया एयरपोर्ट बना, वहाँ पे शुरू हुआ, दिखा, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया, कई सारे मेडिकल कॉलेज अप एंड रनिंग की सिचुएशन में है। तो इस मुद्दे पे बात न करके आप लोग अपराध और इधर ये गोलीबारी हो गई, वो किसानों का मुद्दा, इन सब पे क्यों बात करते हैं?
नहीं नीरज जी, किस मुद्दे पे बात करें? विकास पे, उस मुद्दे पे बात नहीं, बिल्कुल उस मुद्दे पे बात करें जिसपे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अखबारों से लेके पूरे देश भर की मीडिया में झूठ बोलना शुरू करती है। और इस देश की एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमारे भोले भाले लोग इस झूठ के मायावी लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कौन सा मेडिकल कॉलेज और कितने मेडिकल कॉलेज? अब जब मैं बोलना नहीं चाहता, जब देश का सर्वोच्च संविधान के पद पे बैठा हुआ आदमी ही झूठ बोल रहा है तो उसके लिए अब कुछ कर नहीं सकते हैं। और उनके लिए एक स्लोगन भी चलता है, मुझे नहीं लगता कि ये बोलने प्रवक्ता को बोलने लायक है। कौन सा कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज? ये कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज सन 2010 में सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल जी की अध्यक्षता में स्वीकृत हुआ था। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है। 2013 में सरकार ने देश की 15 कंपनियों से टेंडर मांगा। राज्य सरकार जो उस समय थी उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार, जिसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बात को तय किया कि 2015 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके हम लोग इसको जो है राज्य सरकार के साथ में बनाएंगे। क्यों नहीं इसका उल्लेख किया गया? क्या उस समय हम लोगों को बुद्ध जी की व्यवस्था चिंता नहीं थी कि खाली मोदी जी को हो गए जो आज आके कुशीनगर में बता रहे थे? और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जल्दबाजी है। पहले घोषणा हो चुकी है कि कुछ देश के प्रमुख जो है एयरपोर्ट, वो इनको अपने दोस्तों को देना है। अब वो कैसे देना है आपको पता ही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 13 एयरपोर्ट को निजीकरण की मंजूरी बहुत पहले दे दी थी और कहा था कि 2024 से पहले 3,660 करोड़ रुपए यहां से अर्जित किए जाएंगे। वो एयरपोर्ट कौन है वो भी जान लीजिए। बनारस का जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मिल चुका है। भुवनेश्वर, अमृतसर, त्रिची, इंदौर और रायपुर, ये तो बड़े हैं। जो छोटे हैं उनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, जिसमें से कड़ी ये है, एक जड़सुदका, गया, कुशीनगर, कांडा, तिरुपति, जबलपुर और जलगांव। तो तैयारी किसकी हो रही है क्या आपको नहीं पता है? नहीं, मुझे एक मिनट आशुतोष वर्मा जी, एक मिनट रुकिए। एयर इंडिया भी बिका, किसी को रोका गया था खरीदने से? नहीं, किसी को रोका नहीं ना। मैं फिर ये मुझे इस आरोप के तकनीकी पक्ष बताइए। तकनीकी पक्ष बताता हूँ। कैसे आप कह सकते हैं कि फलाने को दिया जा रहा है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। हाँ ठीक, मैं भी नाम नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैं कहता हूं अभी एयर इंडिया बिका, 2 बिडाई ले लिया, जिसको बहुत अच्छा लगा वो ले लेता। ओके, मैं टेक्निकल पक्ष और संवेदनशील पक्ष दोनों बचाता हूँ। देखिए, एक बात को समझिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। जो हिंदुस्तान में आजादी के समय से पहले से ही जो वहां से लेके आए हैं और पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया है, ये इन्हीं के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर लोकसभा में बताया है। उन्होंने बना के यहां तक लेके आए। ऐसा क्या हो गया कि 2014 के बाद से सब घाटे में जाने लगे और इनके पूंजीपतियों दोस्तियों के पास जाने लगे? ऐसा क्या हो गया? कौन से फायदे में था? नहीं बताइए ना, कौन फायदे में था? पहले मुझे बताइए। नुकसान में था? कौन फायदे में था? एयरपोर्ट में आपको नहीं, बीएसएनएल फायदे में था, बताइए ना। बीएसएनएल फायदे में था क्या? एमटीएनएल फायदे में था क्या? आईटीआई फायदे में थी क्या? बताइए ना। घाटे में क्यों आया? घाटे में क्यों आया? फायदे में थी तो बताइए, तो फिर मैं घाटे में क्यों आई ये भी मैं बता दूंगा। मैं बताता हूँ नीरज जी। देखिए, ऐसा है, पहले चीजें घाटे में लाई जाती हैं, आपको ही पता है। जब घाटे में लाने लायक ये होते कि प्रमोटर्स भी नहीं दे रहे हैं तो किसी के हाथ दे दिया जाता है। देखिए, ये राजनीति आपको ही पता है और हमको ही पता है। पब्लिक फोरम में बोलिए और चाहे ना बोलिए, देखिए देश का एक आम आदमी जान चुका है। देखिए, मैंने एक मिनट, अरे वर्मा जी सुनिए ना, तोड़ो। मैंने पिछली बार एक शो किया था जिसमें बहुत सारे ऐसे विकास की बात हुई, आप थे उस शो में। मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने हो सकता है कि 2012 में इसको कंसेप्चुअलाइज किया होगा, उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट किया है, और अब बन के उस हो रहा है तो उसको मिलना चाहिए। तो ये कह देना कि हमने कल्पना की थी 2013 में और वहां से लेकर के 2017 तक बना लेते ना, फिर एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने में 10 साल नहीं लगते हैं। नहीं, कल्पना नहीं की थी। ये सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही तो कह रहा हूं ना सर कि उस समय मैं उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। हमने उसको सपोर्ट किया था। हमारी कहानी उसकी आगे बढ़ चुकी है। हमारी कहानी है कि कोई किसी चीज को किस तरीके से प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये बताइए, देश के प्रमुख जो है, जो लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, गुवाहाटी, एक आदमी के घर में कैसे चला गया एयरपोर्ट? क्या सब घाटे में चल रहे थे? मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74% एक आदमी के पास कैसे चला गया? सर, उसकी एक प्रक्रिया है ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। वो उस प्रक्रिया में किसी, अगर आपको लगता है कि आप सब लोग, अच्छा नलिन जी बताइए भाई कैसे चला गया, आप ही बताइए, मैं क्यों बताऊँ? आप अनिल जी बताइए, नलिन जी। आप पूरी दुनिया को बताइए।
नलिन जी बताइए, ये जो विकास के काम आप लोग, दो एक मिनट रुकिए ना नलिन जी, विकास के काम जो आप कर रहे हैं, जो विकास के काम आप कर रहे हैं, ये सब पहले हुआ, आप खाली फीता काट रहे हैं। नामों में नहीं जाना चाहिए, पर वर्मा जी की पार्टी ने तो कई अच्छे उद्योगपतियों को जो काफी प्रसिद्ध हैं उनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने तक भी बड़ा प्रयास किया। देखिए ये सब आरोप की बातें हैं कुछ कहने के लिए। आपने भी तो उन्हीं को दिक्कत वर्मा जी की भी असली है, आपने भी उनकी दिक्कत नहीं है। अरे वर्मा जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना आपको भाई साहब, एक अच्छी डिबेट हो जाती है। मैंने एक बढ़िया सी बात कह रहा था, मैंने कहा आपने भी कर दिया। आप बोल रहे हैं, शांति से मुझे भी कहने दीजिए ना। नहीं सर, प्लीज बिल्कुल बोलिए। देखिए सुरेंद्र जी और हमने कैसे डिबेट किया शांति से, आप भी उसी रूप से करें तो अच्छा लगेगा सबको। तो इसलिए मैं कह रहा था वर्मा जी की दिक्कत अलग है। वर्मा जी अपने पिछले 5 सालों को गलती से भी नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के 5 साल कैसे बीते उत्तर प्रदेश की जनता पे, उसको बात नहीं करना चाहते, इसलिए केंद्र पे आ गए। केंद्र का तो चुनाव है ही नहीं। अब केंद्र के चुनाव के लिए कुछ मुद्दे भी नहीं है, तो उन्होंने कहा जी ये क्यों प्रश्न उठ रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन का अगर महत्व समझाना है वो भी बिजनेस चैनल पे, तो नीरज जी आप मुझसे ज्यादा समक्ष हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई एक थोड़ी ना किसी को काट दिया और आपने कह दिया भाई सफाई में हमने एक जू खोलना है, जमीन आपकी हो गई, या सफाई में हमने ये कार्यक्रम करना है तो आप इसके लिए ऐसे कर दीजिए। संपत्ति की तरह नहीं ना, ये क्या है, पूरा प्रोसेस है। इसमें एक आदमी आए दूसरे आए, वर्मा जी खुद भी कर सकते हैं यदि वो चाहे तो, कोई रोक नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक कर सकता है। जहां पर विदेश के कंपनियों के साथ टाई अप होता है एक्सपर्टीज के लिए, वो भी आते हैं। ये तो टर्म्स ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसमें कौन सी बात है। इन्होंने मुनाफे की बात की और आपने अच्छा प्रश्न पूछा। बीएसएनएल के कितने लॉसेस हैं? एयर इंडिया के 42,000 करोड़ के लॉस किसने किए बताइए? 42,000 करोड़। कितने किसानों को हर महीने पैसे जा सकते थे, या कितने टॉयलेट बन सकते थे, कितने बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, कितने लोगों को अस्पताल में मुफ्त में इलाज किया जा सकता था। ये नुकसान क्यों हुआ? आप ही के साथ खड़े हुए हैं आपके मित्रगण, तो बताइए ना। उसको रोकने के लिए सरकार का पैसा ना और लगे, कोई उद्योगपति सरकार को पैसे देकर उस संपत्ति को लेके खुद चला रहा है और उसकी ओनरशिप पूरी नहीं मिल रही, तो मुझे बताइए उसमें कैसा नुकसान हुआ। तो एक दिक्कत क्या है वर्मा जी की कि अक्सर जो है बात की जाती है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गुंडा राज होता था, ये अक्सर कहा जाता है। हम ही नहीं, सब लोग कहते हैं, मीडिया में ये हमेशा चर्चित था। ऐसे लोग होते थे, एक्शन नहीं होता था उनके खिलाफ। तो जैसे वो उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो लोग उनको उनके 5 साल याद दिलाएंगे। तो इसीलिए इस पूरे डिबेट में वर्मा जी की ये प्रयास रही होगी कि भाई उत्तर प्रदेश पे हम अपनी स्थिति पे बात ना करें, नहीं तो लोग उसे याद करेंगे। आइए हम उन चीजों को उठाए जो उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रासंगिक ना हो। मैं नीरज जी जवाब दूंगा। जी दीजिए वर्मा जी बोलिए संक्षेप में। नीरज जी देखिए बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने, और क्राइम पे बात करी और मोदी जी ने क्राइम पे आके बात करी है समाजवादी पार्टी के, तो बिल्कुल मेरा वो बनता है कि मैं उसका जवाब दूं। अच्छा नीरज जी ये बताइए, सन 47 के बाद एक कोई मुख्यमंत्री बता दे जिसने अपने ऊपर ही लगे सारे आरोप जो है क्रिमिनल चार्जेस अपने आप करके गद्दी पे बैठ गया हो। कोई गृह मंत्री बता दे जो तड़ीपार हुआ हो और वो देश का गृह मंत्री हो। कोई गृह राज्य मंत्री बता दे जो हिस्ट्री शीटर हो और इस देश का गृह राज्य मंत्री हो। तो ये बात हमसे क्राइम की कर रहे हैं। और आपको याद बता दूं 2017 में जब योगी जी शपथ ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, उस समय डीजीपी थे जो नए आने वाले थे, जावेद अहमद थे, उसके बाद एक नए आने वाले थे। क्या खींचतान हुई थी, किस जात नाम के लिए? उस नाम के लिए जिसको अजय सिंह बिष्ट सुलखान सिंह को लाना चाहते थे। 1.25 महीने की लड़ाई हुई थी। और क्यों लाना चाहते थे ये बताता हूं। इसलिए लाना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में 2 तरीके के माफिया चलते थे। एक माफिया का तो जिसका नलिन कोहली जी बड़ा आराम से नाम लेते हैं, फलाना और धमाका, लेकिन उनका तो नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, उदयभान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, अभय सिंह 49 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सर सिंह 84 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 48 मुकदमे, संग्राम सिंह 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह 42 मुकदमे और बादशाह सिंह 28। अरे नलिन कोहली जी, किसको आप समझा रहे हैं? ये कहानियां नहीं चलती है इस देश में। इस देश की जनता बहुत जागृत हो गई है जी। ये जो आप बताते हैं ना कि इस तरीके से हम माफियाओं को डरा रहे हैं और जो मोदी जी जाके बोलते हैं, ये सब पॉलिटिक्स है। और इस देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। अभी आपको 19 में बताया है, 19 के बाद बता दीजिए कितने राज्य के चुनाव हुए और कितनी भारतीय जनता पार्टी जीती है। नीरज जी आपके माध्यम से मैं आपके लोगों को संक्षेप में सर, आप लोग बहुत लंबा बोलते हैं सर,
फिर वो 2019 के मोनोलॉग हो बाद जाता है। 2000 मैं बहुत छोटा सा 2019 के बाद में इस देश में 14 राज्यों में चुनाव हुए, 14 राज्यों के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी उसमें से 8 हारी। कौन सी? 19 में आंध्र प्रदेश हारी, उड़ीसा हारी, महाराष्ट्र हारी, झारखंड हारी, 20 में दिल्ली हारी, बिहार हारी, 21 में केरला हारी, तमिलनाडु हारी, वेस्ट बंगाल हारी, और जीती कौन सी? 6 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, बिहार, किसी तरीके से आसाम, पांडिचेरी। एक राज्य अपने दम पे बनाया है, अरुणाचल प्रदेश। आप किसको बता रहे हैं? क्या मोदी जी की पॉपुलैरिटी है ये? तो आप क्योंकि असलियत नहीं बताना चाहते दुनिया को, बाकी आप फैब्रिकेटेड कुछ भी बताते रहो। जी नलिन जी जवाब दीजिए, तो है छोटा ना। सा जवाब आपका, फिर आगे मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। नहीं, मेरा तो बहुत छोटा रहेगा, इतना कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने भाई साहब ने कई ऐसे प्रदेश कर दिए जहां भाजपा की सरकार आज तक नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, तो वो भी प्रदेश इन्होंने उड़ीसा सुना जैसे। दिए। तो इसीलिए ठीक है, ये कहने की बात होती है। नहीं नहीं तो मोदी जी का जादू और चल ही मैं नहीं इसमें रहा आगे कहीं। नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जी। देखिए योगी जी पे, नहीं योगी जी आपने अजय विश्व भी कहकर, देखिए ऐसा है, हम अपनी राजनीतिक टिप्पणी और प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन योगी जी कुछ भी हो गोरखपीठ से जुड़े हुए हैं, तो योगी जी का योगी जी ही प्रयोग करते हैं नाम। आपको अगर ऐसी बातें करनी है तो मुझे लगता है शोभा नहीं देती। तीसरे आपने जो है गिनाए इतने लोग जो है मुकदमे किए, और आपने पूछा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने हटाया, इसका भी बड़ा सरल जवाब है। 2 तरीके होते हैं कि या तो किसी उच्च श्रेणी तक पहुंचने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, या कोई निचली श्रेणी पे होता है तो ऊपर के आदमी को नीचे खींच देता है। ऐसे ही मुकदमों का भी खेल होता है कि जब आपके संपर्क जो है किसी के कार्य शैली से आपकी मैच नहीं करती तो उन पर मुकदमे फाइल करना शुरू कर दो ना। जितने मुकदमे हो सकते हैं लगाने शुरू करिए, फिर कहिए देखिए ये आरोपी आरोपी है। मुकदमे और केसेस माफिया के जो भी हो, केसेस जो है सही जाने चाहिए। राजनीतिक भी मुकदमे होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और अक्सर हो जाते हैं ये। लेकिन मूल बात होती है कि अगर आप मानते हैं कि इतना खराब ये कार्यकाल रहा है योगी जी का, तो फिर चिंता किस बात की? डिबेट भी क्यों करें? आप शांति से घर बैठिए भाई साहब, आप फिर चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं कुछ काम तो हुए होंगे, उत्तर प्रदेश की जनता में स्नेह होगा। और एक ये बात हो रही होगी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है और राज्य में योगी जी की सरकार, और ये डबल नलिन जी, अब मैं शरद जी और हर्षवर्धन के पास जाना चाहता हूं। लाभदायक होगी शरद प्रधान जी, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का माहौल गर्मा गया है, और अब मैं कोशिश समझा था कि मैं शायद आप दिख नहीं रहा हूं, मैं समझा कि मैं शो में हूं ही नहीं। अरे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता? मैं वापस लाने की कोशिश करता हूं कि विकास कार्यों की जो चर्चा अभी की, बहुत सारे नाम गिनाए गए कि अब ये नेता लोग कहां से शो में तो शुरू देख हुआ, रहे, मैं तो स्पेक्टेटर बन गया था कि डेवलपमेंट में होनी चाहिए बात। तो आज मोदी जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई एक इलाके की तरफ की, यूपी भी अभी अलग अलग इलाकों में बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो क्या विकास के नाम पे चुनाव लड़ने की बजाय अपराध को हाईलाइट करके, या कोई घटना हो गई जो सत्य है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुई है, उसको एजेंडा बना के ही चुनाव यूपी में माहौल बनेगा? अरे भाई ये नीरज, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये तो हमेशा का दस्तूर है कि कहा कुछ जाता है नेताओं द्वारा और करा कुछ जाता है। विकास की बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, विकास को इनको ये दोनों को यही एक्सपीरियंस है। और मजे की बात क्या है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मैं सोच रहा था ताली बजाओ दोनों के लिए कि दोनों जो हैं ये बड़ा अच्छा है कि जो पावर में आए वो अपने जितने उनके क्रिमिनल्स हैं उनको कह दे कि साहब ये राजनीतिक मुकदमे, ये हमेशा होता रहा है। जब समाजवादी पार्टी पावर में होती है तो वो उनके लिए कहती है, आज ये कह रहे हैं, तो इनके यहाँ कोई मतलब इनके हिसाब से अगर चले, पॉलिटिशियंस के हिसाब से, तो कोई क्रिमिनल है ही नहीं पॉलिटिशियन में। ये तो बेचारे बाकी लोग क्रिमिनल्स हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्रिमिनल हो ही नहीं सकते इनके हिसाब, जो ये कह रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? मतलब कि आप हर एक को जस्टिफाई कर दे, ये तो वही हो गया, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। जहां तक विकास का सवाल है, क्लेम्स ज्यादा होते हैं, हकीकत और क्लेम में बड़ा फर्क है। और यूपी में देखिए बड़ी क्लियर बात है, एक क्रिमिनल की भी मैं बात कर दूं जो कह रहे हैं कि साहब वो बड़ा अच्छे से प्रशासन चल रहा है। प्रोटेक्शन किस तरह दिया था, ब्लेटेंट केस गिनवा रहा हूं मैं आपको। कुलदीप सिंह सेंगर जो गैंग रेप का, अब फाइनली शुक्रिया अदा करिए कि यहां से यूपी से बाहर चला गया, दिल्ली में जाके केस हुआ, सजा हो गई, आजीवन कारावास हुआ। लेकिन वो आदमी जब लखनऊ में घूम रहा था एज एमएलए उन्नाव का, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, कहती फरार है।
और वो एसएसपी के दफ्तर के सामने खड़े होकर उसने मीडिया को एड्रेस किया, कहा कि देखिए साहब, आप लोग कहते हैं मैं फरार हूं, देखिए मैं तो यहां खड़ा हुआ हूं। ये आलम था खुलेआम। जब सीबीआई आई है तब वो अरेस्ट हुआ है। इसी तरह हाथरस का मुकदमा, हाथरस के केस में, क्योंकि क्राइम की बात हो रही तो मुझे थोड़ा सा जरा बोल लेने दीजिए इस पे। हाथरस के मुकदमे में, हाथरस के केस में क्या क्या नहीं हुआ, कह दिया कि साहब कास्ट राइट्स कराने लोग आ रहे हैं और ये साजिश हो रही है, और पूरा जोर इस पे था। इस पे नहीं था कि चुपचाप लाश जलवा दी, पेट्रोल छिड़क करके जलवा दी या मट्टी का तेल छिड़क के जलवा दी, घर वालों को प्रेजेंट नहीं होने दिया, ये सब चीजें। तो ये नजरअंदाज करना, एटलीस्ट ये सब चीजें नजरअंदाज करना, आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोहली साहब इस तरीके की बात को नजरअंदाज करना चाहेंगे। वो एक रिस्पेक्टेबल स्पोक्समैन है और अच्छे स्पोक्समैन है, लेकिन ये रियलिटी मैं बता रहा हूं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी टाइम में भी हुआ। बदायूं की 2 लड़कियों को कह दिया कि साहब सुसाइड कर लिया है, गैंग रेप एंड मर्डर को, और हो गया, मान लिया गया। तो जो पावर में होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य है, जो भी पार्टी आती है उनका नेता कोई क्रिमिनल नहीं होता, वो उनके द्वारा कोई क्राइम नहीं किया जाता, और सब विकास आसमान पे ले जाते हैं। ये फैक्ट है। लेकिन रियलिटी जो ये है कि आज की डेट में जितने क्लेम्स हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के, उनसे रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। उनके बाकायदा होर्डिंग्स लगे हैं कि उन्होंने 5 एक्सप्रेसवे बनवा दिए। एक भी एक्सप्रेसवे चालू नहीं है 4.5 साल 54 महीने में, 55 महीने में, 56 महीने में। ये इसके कंपैरिजन में ये फैक्ट है कि 23 महीने में लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे बन गया था पिछली वाली सरकार में, रेडी हो गया, चलने लगे थे लोग। मेट्रो उन्होंने कंप्लीट कराई, वो योगी आदित्यनाथ दिखलाते हैं अपने अचीवमेंट्स में। मेट्रो को फाइनल क्लियरेंस रोक रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जब उनकी सरकार आएगी तब क्लियरेंस दे दिया। मेट्रो तैयार था, फर्स्ट स्ट्रेच 8 किलोमीटर का तैयार। मैं उदाहरण खाली दे रहा हूं जी, ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़े तीर मार लिए थे, लेकिन ये फैक्ट है। ये सामने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जो कि 23 महीने में खड़ा हो गया था। आज 56 महीने में एक भी एक्सप्रेस, आपको मैं बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसमें अगर आप चढ़ जाएं, अभी कोई लोग गए थे जिनको दिखाने के लिए ले जाया गया था, तो आप चढ़ते हैं यहां से तो फिर बलिया में उतरे, ये रास्ते में कोई दाएं बाएं आने जाने का रास्ता नहीं है, और अभी भी जगह जगह काम बाकी है। तो ये हर्षवर्धन की बात चलते हैं। ये झूठ वाले क्लेम्स नहीं करने चाहिए, सरकार शोभा नहीं देता। हर्षवर्धन, विकास की और बहुत नहीं, मैं आपको और भी उदाहरण कहिए तो दे दूं। सर, इनको भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा राउंड में आएंगे। तो क्या विकास के काम पे बिल्कुल दावे जो सरकार कर रही वहां पे, घर बनाने का हो, टॉयलेट बनाने का हो, राशन देने का हो, सड़क बनाने को, अस्पताल बनाने का, कुछ भी नहीं हुआ क्या? देखिए नीरज जी, जैसे हम कहते हैं ना कि सरकारें जो है वो थोड़ा विकास पे हो या किसी भी चीज पे हो, बढ़ा चढ़ा के दावा करती हैं, और सरकारों की जो पीआर मशीनरी होती है वो काम करती है। लेकिन हम लोग भी जब देखते हैं तो हम लोग चूंकि बड़े बड़े मोटे मोटे मुद्दों पे बात करते हैं, छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, लेकिन जनता को छोटी बातें असर करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर हम जब ये कहते हैं कि 5 एक्सप्रेसवे थे, 5 बने कि नहीं बने, तो ये बात सही है कि अखिलेश यादव के शासन काल में आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना, और वो उसको कोई झूठ नहीं कह सकता, वो सच है, वो बना। भले योगी आदित्यनाथ के समय में उसका उद्घाटन हुआ, उसको आनंद फानंद में जब किया गया था तो काम 80% रह गया था, 20% बाद में हुआ। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, संयोग से मेरे गांव के बगल से ही गंगा एक्सप्रेस वे भी गुजर रहा है, और क्योंकि लोगों को मुआवजा बड़ी तेजी में मिला है, सब बड़े प्रसन्न है, क्योंकि अब 4 गुना मुआवजा मिल जाता है। तो दरअसल 2 तरह से लोग देखते हैं। एक तो ये है कि काम कौन कौन सा पूरा हुआ। तो मैं जिस शहर से आता हूं, शरद जी तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, 11 महीने में इतने काम प्रयागराज में हो गए कि उतने तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। माघ मेला आता था, भ्रष्टाचार होता था, खत्म हो जाता था। अब ये मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, खूब हुआ होगा, सब होता रहता है। लेकिन 11 महीने की डेडलाइन में एक पूरा शहर बदल गया। बदल कितना गया? 2 गुनी सड़क हो गई, 2 गुना चौड़ी सड़क हो गई। जाने कितने रेलवे के पुल, इलाहाबाद में डाट पुल हुआ करते थे, वो यूं वाले जैसे यू शेप में होता है, उल्टा वैसे होते थे, वो बढ़िया डाट पुल बन गए, जहां जाम लगता था बंद हो गया। जो एयरपोर्ट है प्रयागराज का, वो 11 महीने में तैयार हुआ। और उसमें मैं आपको बताऊं, चूंकि मैंने उस पर बहुत स्टोरीज की थी, उस रनवे को लेकर बड़ा संकट था, क्योंकि वहां एयरफोर्स है। वो एयरफोर्स स्टेशन बमरौली और मनौरी दोनों प्रयागराज में है, तो बमरौली के अंदर था। तो पहले तो वो
उन्हीं लोगों के पास था। अब बाकायदा वो टर्मिनल बना है तो वो शानदार हवाई अड्डा हो गया, पूरा देश जुड़ गया है। जब हम ये कहते हैं कि ये सब किसके शासन में हुआ, तो लोग देखते हैं कि इसके पहले कल्पना में भी नहीं था। बस अड्डे से बुरा हाल था। जिस बनारस की हम बात करते हैं तो उस बनारस को, एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क लोग देखते हैं। जब हम कहते हैं कि लोगों को विकास दिख रहा है कि नहीं, तो वो अपने सामने की सड़क कितनी बढ़िया हुई वो देखते हैं, सीवर लाइन दुरुस्त हुई कि नहीं वो देखते हैं। बाहर से उनको जोड़ने वाला, शहर में घुसते ही जाम लगता था, कितने शहरों के जाम खत्म। मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। और एक जो महत्वपूर्ण काम ये सरकार कर रही है, जिसको पहले की सरकारों ने भी किया होगा लेकिन उसकी गति कितनी थी, हर शहर में जो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम है, ये मुझे लगता है बहुत महत्वाकांक्षी काम है। जिस तरह से उसको किया गया, और एम्स का तो ओपीडी भी शुरू हो गई, काम भी शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही चीजें हैं। अतिरेकी सरकार करती है, सरकार की पीआर मशीनरी को काम ही मिलता है, लेकिन जनता जब देखेगी ना तो वो अपने पैमाने पर कसेगी कि अच्छा भाई मैं इस शहर का हूं तो यहां बताओ क्या क्या काम हुआ, तो वो तुलना करेगी और उसको तुलनात्मक तौर पर देखने पर लगता है कि काम तो हुआ है। राशन किसी के घर में गया है तो झूठ नहीं बोल सकता ना, कितना झूठ बोले। गया प्रधानमंत्री शहरी आवास में गया तो मुझे पता चला कि प्रयाग में भी है, तो अभी 400 की चाबी मिल गई है, अगले हफ्ते शायद लोग चले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जो जनता को सीधे असर करती हैं, और जिनको असर करेगी वो बात कर रहे होंगे। जी, जिनको असर करेगी वो बात कर रहे होंगे। 10 सेकंड वर्मा जी बोल रहे हैं क्या? मैं नीरज नीरज मैं एक दो बात कहना चाहता हूं इसके जवाब में। बोलिए सर, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ, पहले शरद जी बोलिए, फिर वर्मा जी आप भी बोलिए, उससे मैं ब्रेक भी लेना। जी नीरज मैं बोलना चाह रहा हूं कुछ। हाँ बोलिए शरद जी। हाँ, मैं एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी बात कही हर्षवर्धन ने, और ये फैक्ट है कि कई जगह इस तरीके के काम हुए हैं। जरा इनको मैं हकीकत और इनको हकीकत भी बता दूं, और लोगों को भी जानना जरूरी है। ये जो हर जिले के मेडिकल कॉलेज की बात है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कॉलेज की बिल्डिंग तो बन जाती है, हर जिले अस्पताल को कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जरा वहां पता करिए फैकल्टी कितनी है। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, पुराने एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज हैं, वहां फैकल्टी नहीं मिल रही है। ये आलम है उत्तर प्रदेश का। ये इसके लिए सारी सरकारें आर टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि जब आप फैकल्टी नहीं ला पाएंगे तो क्या जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कह देंगे? क्या पढ़ाई होगी वहां पे? जिला अस्पताल को एलिवेट करना मेडिकल कॉलेज, ये सबसे गलत पॉलिसी किसी भी ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये रियलिटी अभी तो है भी नहीं सर, अभी तो हर जिले में इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है, बनाने की कोशिश मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके की हालत। सर मुझे ब्रेक लेना 10 सेकंड खाली वर्मा जी आपके लिए। 10 सेकंड मैं ब्रेक से लौट के आऊंगा तो फिर चर्चा करूंगा। बस 10 सेकंड। हाँ आज तो सुनो 10 सेकंड करना चाहता हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में वकील भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, क्योंकि मैं प्रवक्ता के साथ में एक डॉक्टर भी हूँ। हाँ। और मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, और मैं इस बात में, जो मेरे गाइड थे उनका नाम डॉक्टर वीएन त्रिपाठी थे, और वो उत्तर प्रदेश के डीजीएमई थे समाजवादी सरकार में। जब ये बात इन्होंने बताई कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज हो गए, तो मैंने उनसे पूरी लिस्ट मांगी। तो उन्होंने बोला कि बेटा उरई, कन्नौज, आजमगढ़, सहारनपुर, बदायूं, बांदा, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद का मेडिकल कॉलेज जमीन आवंटन लेके फैकल्टी की तैयारी हम लोग ने सब कर दी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया कि अब क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी उच्चीकृत जो हमारे जिला अस्पताल थे उनको मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया। एक मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जिसकी नींव भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ईंट भी रखी हो, लेकिन वही काम चला के उसी जिला अस्पताल को उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज लिख दिया गया। सर मुझे ब्रेक लेना, हालात बहुत बुरी है। मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। हालात आपने बहुत अच्छा जिक्र कर दिया है। रायबरेली में भी एक एम्स है, बिल्डिंग उसकी कुछ बन गई है और ओपीडी चालू है। अब हो सकता है कि वहाँ थोड़ा और डेवलप होगा, एकदम कल की जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ तक की जानकारी मुझे है। जब लोकसभा चुनाव होने वाले तो उससे पहले उसका ऐलान किया गया था, और आनन फानन में वो शुगर मिल की ज़मीन ली गई, और आपकी सरकार थी उस समय, अखिलेश यादव जी ने दी थी, वो ज़मीन दे दी और वो बना हुआ। लेकिन वो सब कुछ इस 14 के बाद हुआ है, बिल्डिंग से बनने से लेकर ओपीडी चालू होने तक। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है, वो क्रेडिट कौन ले? कांग्रेस की गवर्नमेंट ले कि बीजेपी ले कि अखिलेश जी ले? जमीन तो उन्होंने दिलवाई थी, यूपी शुगर मिल की थी वो। तो एक्चुअली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वर्मा जी आपके जमाने में हर जिले हर मेडिकल स्टोर का, मेडिकल कॉलेज का परियोजना का कॉन्सेप्ट बना होगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ था। ये बड़ा विचित्र सवाल, इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन बना दीजिए। जमीन बन गई थी भाई, क्या सब मैं कह तो रहा हूँ, सब क्रेडिट लीजिए लेकिन बनाइए, जमीन पे तो लाइए।
मेरा सवाल तो ये, मैंने कहा था ना, जिसको क्रेडिट लेना हो लीजिए। अब वो दिखाने के लिए किसको क्या दिखाते हैं ये तो भाई आप भी जानते हैं। प्रचार एक छोटा सा एक ब्रेक सर, वर्मा जी छोटा सा ब्रेक लेना मुझे मजबूरी है। ब्रेक के तुरंत लौट के आके फिर नलिन जी और राजपूत जी से जवाब भी लेना। इन लोगों की सरकारें बहुत लंबे समय तक रही हैं केंद्र राज्य में। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद चर्चा करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश की गर्मा गर्म राजनीति पर, और विकास की तरफ चर्चा हो रही थी। अब उसमें क्रेडिट की होड़ सारी दल पार्टियां करी। हमारे ज़माने में हमने इसको बना लिया था, तो इस समय ये क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? नलिन जी, इस पर कुछ आप टिप्पणी करेंगे? उनका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ज़माने की हैं, जिनको तो अब आप खाली पूरा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। ऐसा है नीरज जी, दो प्रकार के राजनीतिक कार्यशैली हो सकती है जी। एक है कि आप रोज सुबह कह दीजिए मैं ये करना चाहता हूं या मैं ये करना चाहती हूं, और आप 25 चीजें सुना दीजिए। अब कभी ना कभी देश में ऐसे भी लोग आएंगे जो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो उनके कार्यशासन में हो जाएगा वो। फिर कहिए जी हमने तो पहले ही बोला था, तो ये तो आइडिया हमारा है, आपने इसको किया। तो कांग्रेस के जमाने की ऐसी एक सी, भाई आप देखिए, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने लगाया कब? इंदिरा जी ने 1970 के दशक में। उसके बाद लगातार कितने वर्षों तक, दशकों तक कांग्रेस जो है सरकार में रही, गरीबी हटी तो नहीं, लेकिन नारा तो लगा दिया, तो कभी ना कभी गरीबी जब दूर होगी। और उस कार्यकाल और आज के आप 7 साल के मोदी जी के कार्यकाल को देख लीजिए, गरीबों के लिए कितना पैसा डायरेक्टली उनको जा रहा है। राजीव गांधी जी खुद कहते थे कि भाई 1 रुपए में 85 पैसे चोरी होते हैं। आज बताइए 2000 रुपए हर 3 महीने में, 6000 रुपए सालाना 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। 535 ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्टली बैंक में जाते हैं। क्यों जाते हैं बैंक में? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब बनी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जनधन योजना हम करेंगे और हम हर व्यक्ति का, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका अकाउंट बनाएंगे। अब 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, इसलिए ताकि गरीबों के अकाउंट बने। अकाउंट क्यों नहीं बने? फिर 40 साल कम होते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए तो 1.5 साल के अंदर में 40 करोड़ से अधिक अकाउंट बने, अधिकांश महिलाएं। फिर मजाक उड़ाया गया जीरो बैलेंस अकाउंट है, जीरो बैलेंस है। इसकी कल्पना कभी किसी ने की कि एक गरीब व्यक्ति, महिला या पुरुष, बैंक के दरवाजे को खोलकर उनमें ये आत्मविश्वास आए कि वो बैंक के काउंटर तक जाए और कहे जी हमारे पैसे नहीं है आज, हम जमा करेंगे पर अकाउंट खोलिए। मतलब ये आत्मविश्वास है। आज कितने जीरो बैलेंस है? 50-60% जीरो बैलेंस थे, आज मुश्किल से 10% है। लाखों करोड़ रुपए उस अकाउंटों में है, गरीबों के, आपके मेरे किसी और के नहीं, गरीबों के। कोई 10 रुपए, कोई 50, कोई 100, उनके अकाउंट में आज 535 स्कीम जाते हैं डायरेक्टली। बिचौलियां खत्म। बिचौलियां खत्म होने से क्या होता है कि जो चीजें नकली फर्जी होती थी वो भी खत्म हो गई। कि कुर्सी देवी, टेबल व्यक्ति किसी के नाम पर आप खोल दीजिए और कह दीजिए पैसे उनको जाना चाहिए। वृद्ध अवस्था के लिए जो पेंशन है उस पे व्यक्ति के पास जा रहा है जो वृद्ध नहीं है। खत्म हो गई ये बातें। तो इसलिए एक कार्यशैली करने वाली सरकार होती है, एक कार्य करने की कल्पना करके भूल जाना, कार्य ना करना, ऐसी भी सरकारें होती है। दोनों के फर्क जो है जनता के सामने होती है, जनता तय करती है। जी राजपूत जी, एक चीज तो राजपूत जी आपको मानना चाहिए, आपको क्या मतलब सभी को मानना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको, कि ये जो डीबीटी लागू हुई है, कल्पना वहां की गई होगी, नो डाउट, कहीं भी कल्पना की गई हो, लेकिन आज की तारीख में लीकेज तो रुक गया लगभग, कि डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। और वो आंकड़े बता रहे हैं, नलिन जी बोले चाहे ना बोले, 1.25 लाख करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो ये तो कुछ काम तो हुए ना, आप लोग एकदम सरसरी नजर से मना कर देते हैं। बिल्कुल हुए हैं साहब, काम अच्छे काम, ऐसी बात थोड़ी है, सारी सरकारें करती हैं। 1948 से जब से देश आजाद हुआ था, 1700 करोड़ रुपए का बजट था, 34 लाख करोड़ का बजट अगर कांग्रेस ने छोड़ा तो बगैर काम किए ही छोड़ा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण नलिन जी ने बता दिया, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो किसान को कर्ज देने के लिए बनाए थी, ऐसे ही बन गए। हरित क्रांति ऐसे ही आ गई, राइट टू इंफॉर्मेशन ऐसे ही आया था, राइट टू फूड ऐसे ही आ गया था, राइट टू एजुकेशन ऐसे ही आया था, पैसे नहीं थे तभी आ गया। सच बात यह है कि 2014 के बाद आप बिल्कुल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जब आप निकालेंगे ना नीरज भाई, आपको बिजनेस चैनल है
₹3 डीजल पर एक्साइज ड्यूटी होती थी, ₹33 से ज्यादा, अब तो शायद ₹35-36 आज की डेट पे ये लोग ले रहे हैं, और उसका जो डिफरेंस है सिर्फ उसी का 28 लाख करोड़ से ज्यादा का है। उस लूट पर कभी कोई बात नहीं, वो पैसा कहाँ गया इस पर कभी कोई बात नहीं होगी। इस पर कभी कोई बात नहीं होगी कि नोटबंदी का जो आफ्टर इफेक्ट हुआ, जो गलत इफेक्ट हुआ, उससे कितने मध्यम वर्गीय परिवारों की, व्यापारियों की और क्या नाम बाकी लोगों की जेब कट गई और कमर टूटी। इस पर कभी कोई बात नहीं होगी। इस पर कभी कोई बात नहीं होगी जिसको ट्रेनें चलानी थी कोरोना काल में, बंद कर दी, मजदूरों की हत्याएं की, इस पर भी कभी कोई बात नहीं। बिजनेस जो हुआ है उसको आप किसी भी पैमाने पे आंक लीजिए। आप MTNL, BSNL, ITI की बैलेंस शीट उठाइए और किस जमाने से वो सिख कंपनी हो गई थी वो देखिए, फिर बात करिए। MTNL की उतनी पेंशन जाती थी जितना उनका रेवेन्यू नहीं है। ये किसके जमाने में हुआ? मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा हूं, उस सिस्टम ने इसको सिख बना दिया। ONGC को कभी नुकसान नहीं हुआ, ऑयल प्राइसेस नीचे आए इसलिए उसको नुकसान हुआ, आज भी प्रॉफिटेबल है ONGC। और जहां तक रही पेट्रोल डीजल की बात, आप गलत ट्रैक पे ले आए। उन्होंने बढ़ा के 38 रुपए कर लिया, तो राज्य सरकारों ने कौन सा कम कर दिया है? हर राज्य सरकार भी वसूली पे उतारू है, कोई नहीं कम कर रहा है। और इसी सरकार की आलोचना होती थी कि वैक्सीन नहीं लगेगी, 100 करोड़ लग गई ना अक्टूबर में, अभी अक्टूबर खत्म नहीं हुआ है, तो काम तो हुआ है ना सर। फिर आप लोग कहोगे कि मैं गलत, मैं तो तथ्यों पे बात करता हूं, मैं कोई फालतू बात नहीं। हर्षवर्धन, समय कम है, आपकी और उसकी बारी है सर जी की। हर्षवर्धन पहले आप। काम बिल्कुल नहीं हुआ है, आंकड़े बता रहे हैं। मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करूं, क्योंकि और तो सारी बातचीत हो गई। शरद जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया था और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और देखिए हम लोगों का काम भी यही कि इस तरह की बातें आए तो जनता को पता चले। उन्होंने कहा कि चाहे योगी सरकार हो चाहे उसके पहले की सरकारें, मान लीजिए कि अगर उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोल ही दिया तो फैकल्टी कहां से आएगी। मुझे लगता है कि ये इस देश की बड़ी चिंता थी, और जो हमने चाइनीज वायरस के समय में देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जीरो से जहां तक पहुंचते देखा, उसको सबको वो ध्यान में है। और एक जरूरी आंकड़ा सिर्फ कि नरेंद्र मोदी के शासन काल में MBBS की सीटें 50% प्लस, MD की सीटें 80% प्लस। चूंकि चाइनीज वायरस आ गया, 1.5 साल का बैकलॉग हो गया, 2 सेशन उसमें गए, लेकिन ये योजना किसी सरकार ने इतने बड़े लेवल पर बनाई तो उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब MBBS करेंगे, MD करेंगे, उसके बाद ही ना फैकल्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो बेसिक जो 2 चीजें हैं, 50% से ज्यादा MBBS सीटें और 80% से ज्यादा MD, और तो बहस पूरी हो चुकी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था जो शरद जी ने उठाया, तो मैंने कहा उनको आंकड़े की जानकारी अवश्य देता था। जी सर, समय एकदम समाप्त हो रहा है। मैं इस विकास की बहस को एकदम फिर करूंगा, अभी तो यूपी के चुनाव चल ही रहे हैं। बहका दिया इन्होंने। सर जी मैं माफी चाहूंगा, एकदम समय अच्छा 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड लीजिए सर प्लीज, समय एकदम खत्म हो रहा है। जी बोलिए। नीरज, मैं हाँ एक छोटी सी बस इतना मैं बता दूं, बस 10। मैं ये एक तो ये कहना चाह रहा हूं कि फैकल्टी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस में नहीं मिल रही है। वो कारण उसका ये है कि तनख्वाहें बहुत कम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कुशीनगर की एयरपोर्ट की बात जो कर रहे हैं, आज से 1993 में जब मोतीलाल वोरा यहाँ के गवर्नर थे, ये लोगों को शायद जानकारी नहीं है, वहां एयरपोर्ट बना था। मैं खुद गया था उसके इनॉग्रेशन में। मोतीलाल वोरा एक प्रेस टीम लेकर के गए थे यहाँ से, और वहां पे जापानीज एयरलाइंस का प्लेन लैंड किया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर है, तो ऐसा नहीं है कि इस चीज को छुपाया जा रहा है कि साहब वो बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया है, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट था, उसको व्यापक रूप दिया गया है, ये मानिए। तो ये जो इस तरीके के हाफ ट्रूथ्स होते हैं ना, ये अच्छे शोभा नहीं देते। इसी तरीके ये चीजें में ये हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जी यही शरद जी, समय एकदम समाप्त हो रहा, माफी चाहूंगा मैं, शोर वाइंड अप करना है मुझे। इलाहाबाद एयरपोर्ट के लिए कहा सर, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली भी है। मैं तो चाहता हूं वहां से भी एक फ्लाइट चले डायरेक्ट, और किसी ज़माने में एक दिल्ली से रायबरेली चलाने की कोशिश भी की गई थी। जब चलेगी तो क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन चल जाए अच्छा है, मेरे लिए आने जाने का आसान हो जाएगा। लेकिन एक सरकारी वेबसाइट है जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ाई गई MBBS और MD की, उसको जाके कोई भी जांच सकता है। प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा सीट सरकारी कॉलेजेस में बढ़ाई गई हैं, ये फैक्ट है, और आज से नहीं, पिछले कई सत्रों से है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चलो एक बार किसी दिन डेटा पे डिबेट करेंगे ना, कि नंबर्स लेके आते हैं हम सब लोग, क्रेडिट चाहे जो ले, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम हुआ है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।